कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो अब एक तरीका तो ये है कि आपने DIFS अमाउंट ऑफ टाइम इंतजार कर लिया, अब आप ट्रांसमिट कर दें जो भी आपको ट्रांसमिट करना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें यह पता है कि ज्यादातर स्टेशंस इसी मोड में काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम स्ट्रेट DIFS अमाउंट ऑफ टाइम के बाद कम्युनिकेट कर देंगे तो मोस्ट लाइकली एक वक्त में एक से ज्यादा स्टेशंस इस टाइम के बाद बोल पड़ेंगे, और उसका ऑटोमेटिक मतलब यह होगा कि कोलिजन होगी। लिहाजा हमें इस बात के चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए कि कोलिजन ना हो, हम DIFS अमाउंट ऑफ टाइम इंतजार करने के बाद एक रैंडम बैक ऑफ टाइम भी चूज करते हैं। यहां रैंडम का मतलब यह है कि यानी हमारा एक टर्म है जिसे हम कहते हैं कंटेंशन विंडो। कंटेंशन विंडो जो है उसका जो कह लें कि साइज होता है वो आमतौर पे बाइनरीज में होता है, वो उसे हम डबल करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे कंटेंशन विंडो कैन बी 2, कैन बी 0, 1, 3, 7, 15, राइट। यानी आप कह लें कि 2 की पावर में आप मूव करते जाएं, +1 0 से लेके वहां तक उसका वो होता है। सो मिसाल के तौर पे आप कितनी स्लॉट्स बैक ऑफ के तौर पे चूज करेंगे वो कंटेंशन विंडो के ऊपर डिपेंड करता है। आप कंटेंशन विंडो में अगर आपके पास इस वक्त ड्यूरेशन जो साइज कंटेंशन विंडो का आपको दिया गया है वो 0 से लेके 15 तक है, तो मुमकिन है कि कोई स्टेशन 0 चूज कर ले, कोई स्टेशन 3 चूज कर ले, कोई स्टेशन 7 चूज कर ले, कोई स्टेशन 15 यूज कर ले, राइट। सो आप उस कंटेंशन विंडो के अंदर से एक रैंडम बैक ऑफ टाइम चूज करेंगे। और एज आई टोल्ड यू कि रैंडम बैक ऑफ टाइम चूज करने का पर्पस ये है ताकि जब स्टेशंस DIFS अमाउंट ऑफ टाइम के बाद एक्सेस करने लगे मीडियम को, तो इस बात का इम्कान के एक से ज्यादा स्टेशन एक ही वक्त में मीडियम को एक्सेस कर लेंगे, विच विल ऑब्वियसली लीड टू कोलिजन, कम से कम हो। हम इन चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए कंटेंशन विंडो और रैंडम बैक ऑफ का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करते हैं। So if the medium is idle for DIFS amount of time and back off is not already active, अगर आपने पहले से कोई back off time choose नहीं किया हुआ, the station draws a random back off in 0 to contention window max and sets the back off timer. तो वो contention 0 से लेके contention window का जो size है उसके दरमियान से कोई भी value randomly choose कर लेगा अपने back off time के तौर पे और अपना back off timer फिर start कर देगा। If the medium becomes busy during back off, the timer is stopped. जी मैं ये कह रहा था कि अगर जी आई से इट अगेन, इफ द मीडियम रिमेन्स आइडल फॉर DIFS अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, और आपने पहले से बैक ऑफ चूज नहीं किया हुआ, यानी आप यहां आपने DIFS अमाउंट ऑफ टाइम इंतजार कर लिया, जब ये टाइमर एक्सपायर हुआ आपने फर्ज करें बैक ऑफ टाइम चूज नहीं किया हुआ था, तो अब आप बैक ऑफ टाइम चूज करेंगे। बैक ऑफ टाइम कितना होगा, वो 0 से लेके जो भी कंटेंशन विंडो का मैक्सिमम साइज होगा उसमें से कोई रैंडम वैल्यू होगी, ठीक है। जब आप रैंडम बैक ऑफ टाइम चूज कर लेंगे तो फिर आप वो रैंडम बैक ऑफ टाइम इंतजार करेंगे। अगर इस रैंडम बैक ऑफ टाइम के दौरान मिसाल के तौर पे आपका ये टाइम है रैंडम बैक ऑफ, आपने इतना टाइम इंतजार करना है, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपने तकरीबन इतना इंतजार किया और इसके बाद मीडियम बिजी हो गया, तो आप अपना बैक ऑफ टाइमर जो है उसको स्टॉप करेंगे। यहां पे स्टॉप से मुराद ये कि आप इसे पॉज करेंगे यहां पे, ठीक है। और अब आप दोबारा देखेंगे, अगर नैप सेट होता है तो नैप सेट कर देंगे और फिर दोबारा जब मीडियम फ्री हो जाएगा तो फिर आप दोबारा DIFS अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेंगे। और DIFS अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जब अपना बैक ऑफ दोबारा चलाएंगे तो जिस जगह आपने पॉज किया था वहीं से दोबारा चलाएंगे, यानी 0 से दोबारा शुरू नहीं करेंगे, बल्कि यहां तक आप वेट कर चुके थे तो अब अगला वेट आपका यहां से ऑनवर्ड शुरू होगा, राइट। ओके सर, ओके सर। So if the medium becomes busy during back off, the timer is stopped and new nav is set. After nav, back off continues. तो आप nav set कर देते हैं कि इतना टाइम अब हमें मजीद मीडियम को सेंस नहीं करना, और जब nav खत्म हो जाता है तो हम बैक ऑफ को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं वहीं से। So initially and after each successful transmission, contention window is equal to contention window min. ठीक है। जब शुरू करता है, जब यू कह ले कि जब आपका एक्सेस पॉइंट स्टार्ट होता है और आपका स्टेशन जो है वो उसके साथ एसोसिएट होता है,
तो शुरू में जो कंटेंशन विंडो की वैल्यू रखी जाती है वो मिनिमम के बराबर रखी जाती है, और मिनिमम आमतौर पे 0 या 1 ही होती है. आफ्टर ईच अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, contention window is set to minimum of 2 into contention window plus 1 और contention window max. ठीक है. जब भी, अब सादा सा प्रिंसिपल ये है कि जब भी ट्रांसमिशन अनसक्सेसफुल होगी तो कंटेंशन विंडो का साइज बढ़ाया जाएगा. राइट? डज इट मेक सेंस? कि जब भी ट्रांसमिशन अनसक्सेसफुल होगी तो कंटेंशन विंडो का साइज बढ़ा दिया जाएगा, यानी आप रैंडमाइजेशन के चांसेस को बढ़ा रहे हैं. ओके सर. राइट? सर? मिसाल के तौर पे जी. सर, यस सर. यहाँ पे तो टाइम स्लॉट ऑलरेडी डिफाइंड है. मींस कि अगर एक मीडियम ने एक वक्त में एक ही चीज एक्सेस करनी है तो फिर उसके लिए हम लोग टाइम स्लॉट डिफाइन करेंगे कि इसने इस वक्त ये काम करना है, और अगर वो काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं होता देन हम लोग रैंडम टाइम की तरफ जाएंगे कि कोई भी उठा लें अगर वो चीज नहीं परफॉर्म हो रही. नहीं, देखिए, वो जो आप पहली बात कर रही हैं वो तो पीसीएफ में है, वो ठीक है. पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन बिल्कुल अलग है. डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन में कोई आर्बिट्रेशन ऐसी नहीं होती कि किसी को कोई बारी दी गई है या नहीं देगी, सब लोग रैंडमली एक्सेस करते हैं. ठीक है. राइट? अब मिसाल के तौर पे यहां देखें, अगर आप फर्स्ट करें कि कंटेंशन विंडो की मिनिमम वैल्यू 3 है और कंटेंशन विंडो की मैक्सिमम वैल्यू 127 है. असल में सारी ये होना जरूरी नहीं, सिर्फ मिसाल के तौर पे यहां पे लिखा गया है. ठीक है. तो आपकी जो शुरू में कंटेंशन विंडो आप चूज करेंगे वो मिन ही चूज करेंगे, विच विल बी 3. अगर आपकी कम्युनिकेशन अनसक्सेसफुल होती है तो आप इस इक्वेशन के मुताबिक 2 इंटू कंटेंशन विंडो प्लस 1 विच विल बिकम 7 और मैक्सिमम 127 है ना. अगर फिर अनसक्सेसफुल होती है तो 15 हो जाएगी, फिर 31 हो जाएगी, फिर 63 हो जाएगी, और फिर उसके बाद 127 यही रहेगी. राइट? सो बेसिकली कंटेंशन विंडो का यानी कह लें कि साइज बढ़ाने का मतलब ये है कि हमने इंतजार बढ़ाया और मजीद रैंडमाइजेशन की, लेकिन उससे भी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो सकी. इसका मतलब यह है कि लोड ज्यादा है और हमें इस इंतजार को मजीद बढ़ाने की जरूरत है. अच्छा, यहां पे कुछ टिपिकल पैरामीटर वैल्यूज दी गई हैं. मिसाल के तौर पे जब आप डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते हैं फिजिकल लेयर के ऊपर तो आमतौर पे स्लॉट ड्यूरेशन 20 माइक्रोसेकंड्स होता है. SIFS 10 माइक्रोसेकंड्स होती है. कंटेंशन विंडो की मिनिमम वैल्यू आमतौर पे 31 होती है, मैक्स 1023 होती है. जब आप फ्रीक्वेंसी हॉपिंग इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पे स्लॉट टाइम 50 माइक्रोसेकंड हो जाता है. SIFS 28 माइक्रोसेकंड होती है. कंटेंशन विंडो मिन 15 एंड कंटेंशन विंडो मैक्स जो है वो 1023 होती है. इसी तरीके से 11A, 11B और 11G के लिए भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है. ठीक है. और नीचे बताया गया है कि जो PIFS है वो ड्यूरेशन आमतौर पे SIFS प्लस 1 टाइम स्लॉट, और जो DIFS है वो SIFS प्लस 2 टाइम स्लॉट्स होता है. सो SIFS का टाइम बता दिया गया हर एक फिजिकल स्पेसिफिकेशन के अंदर. जैसे डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम में 10 माइक्रोसेकंड है, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग में 28 माइक्रोसेकंड है, 11A में 16, 11B में 10 और 11G में भी 10 माइक्रोसेकंड है. तो आप SIFS प्लस टाइम स्लॉट जो है इसकी बेस पे फैसला करते हैं कि PIFS की वैल्यू क्या होगी. आपको पता है SIFS के बाद अगली प्रायोरिटी PIFS की होती है और फिर PIFS के बाद अगली प्रायोरिटी DIFS की होती है. तो आपने SIFS प्लस 1 टाइम स्लॉट PIFS को दे दिया और SIFS प्लस 2 टाइम स्लॉट्स DIFS को दे दिया. This is something that we have already explained virtual carrier sense. Every frame has a duration ID, which indicates how long the medium will be busy. RTS has duration of RTS plus SIFS plus CTS plus SIFS plus frame plus FIFS plus ACK. यानी जब कोई नोट आरटीएस ट्रांसमिट करेगी तो वो उसके अंदर इतना टाइम इंक्लूड करेगी जितने टाइम में आरटीएस, सीटीएस, डेटा और एक्स सारा काम मुकम्मल हो जाए. इसी तरीके से आरटीएस के बाद अगर जो रिसीविंग नोड है वो सीटीएस ट्रांसमिट करेगी तो वो उसमें अपना जो टाइम इंडिकेट करेगी वो सीटीएस और फ्रेम और एक्क और उनके दरमियान की सारी स्पेसेस जो हैं वो टाइम उसमें इंडिकेट करेगी. इसी तरीके से जब नोड सीटीएस के बाद फ्रेम ट्रांसमिट करेगी एक्चुअल तो वो फ्रेम और एक्क का ड्यूरेशन इंडिकेट
करेगी, और जब आखिर में वो नोड एक्ट करेगी उसको, तो एक्ट में तो सिर्फ जितना एक्ट का ड्यूरेशन है वही इंडिकेटेड होगा, राइट। सो ये तमाम जो कह लें कि वैल्यूज हैं, ये हमें नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर्स सेट करने में हेल्प करेंगी। दूसरी नोड्स जो हैं वो इनमें से कोई भी चीज सुन के अपना नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर सेट कर सकती हैं, और जितने टाइम के लिए वो अपना नैव सेट कर लेंगे उतने टाइम के लिए उन्हें कैरियर सेंस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उनकी कैरियर सेंस हो रही है। यानी ऑल्दो उन्होंने अपना रेडियो ऑफ किया हुआ है, लेकिन उन्हें पता है कि इस वक्त मीडियम बिजी है, सो सेंस किए बगैर भी उन्हें पता है कि उनका मीडियम जो है वो नैव पीरियड के लिए busy है। So this is something that can be regarded as virtual carrier sense, where you are not actually performing the carrier sense, but you kind of know that it is busy. सर इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिससे सही समझ आ जाए? जी, अभी आगे इसकी एक एग्जांपल आएगी पूरी। ओके सर। बल्कि आ ही गई है। I kind of give you 2-3 minutes. आप इन 2-3 मिनट्स में जरा इस एग्जाम्पल पे खुद गौर कीजिए, ठीक है। इसमें टेस्ट स्लॉट टाइम बताया गया है, कंटेंशन विंडो मिन का साइज बताया गया है, DIFS बताया गया है, PIFS बताया गया है, SIFS बताया गया है, और फिर टाइम इंडिकेशन मैप जो है 1 2 3 4 उसके ऊपर इवेंट्स भी बताए गए हैं, ठीक है। तो जरा सा थोड़ा सा गौर करके इसको देखिए, थोड़ी सी आपको समझ आएगी, और कुछ सवाल आपके जहन में आएंगे, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, राइट। ओके सर। इसमें सर ने ये टी क्या दिया हुआ है टाइम? जी टी टाइम दिया हुआ है इसमें। कुछ समझ आ रही है आपको जी इस एग्जांपल की? T0 पे जब स्टार्ट कर रहे हैं तो मीडिया फर्स्ट जो है ना वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। T1 पे स्टेशन 2 ट्रांसमिशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मीडिया बिजी है। और जब T2 हुआ है तो स्टेशन 3 और 4 ट्रांसमिट करना चाहते हैं, लेकिन मीडिया जो है ना वो स्टिल बिजी है। जब T4 पे आया तो स्टेशन 1 जो है उसकी डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद DIFS आ गया, उसकी मुझे समझ नहीं आई ये होता क्या है, तो इससे आगे पता नहीं। ओके, थैंक यू। किसी और को समझ आया हो तो वो बता दे। सारे सो रहे हैं क्या? मुझे लगता है इस पे लगा के ना सब भाग गए हैं। सना तो होनी चाहिए थी। सना जी मैं इधर ही हूँ। ये DIFS क्या चीज होती है भला? DIFS होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, सर ने बताया था ना कि एक मिनट रुको मैं देख लूँ। वो उसका नाम बताओ, बस यहाँ बता दो कि ये DIFS टाइम वो कर क्या रहा है इस टाइम में। DIFS मुझे एक्चुअली 3 पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, मैंने लिखे हुए सर से भी पूछने हैं। SIFS, PIFS और DIFS, इनके टाइम स्लॉट की समझ नहीं आ रही मुझे, जो सर ने बैक पिछले टाइम स्लॉट तो उसमें होती है ना सिर्फ। यार देखो ना, जो मुझे जो समझ आई है ना, इसमें जो SIFS और PIFS है, इनमें जो टाइम स्लॉट्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं। जो DIFS होती है इसमें टाइम स्लॉट डिफाइन नहीं होते। मेरा ये है मतलब मुझे सिर्फ PIFS में डिफाइन होते हैं। इसमें PIFS में DIFS तो रैंडम है आपके पास, आप जितना टाइम उसमें लेना चाहते हो आप ले सकते हो, इसीलिए तो। और ज्यादातर यूज भी यही होता है। हाँ ओके जी, सो एग्जाम्पल देखी आपने? यस सर, देखिए। जी सर। ओके, कुछ समझ आई? जी सर। तो फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है? नहीं, थोड़ी सी समझ आई, थोड़ी सी कंप्लीट नहीं अंडरस्टैंड की सर।
ओके ओके सो ऊपर आपको पैरामीटर्स बताए गए हैं, स्लॉट टाइम, कंटेंशन विंडो, DIFS, PIFS, SIFS, इंट्यूटिव सी वैल्यूज उनके लिए दी गई हैं। टाइम T1 पे स्टेशन 2 वांट्स टू ट्रांसमिट बट द मीडिया इज बिजी, ठीक है। सो यू सी दिस इज स्टेशन 2, राइट? एक्सेस पॉइंट को स्टेशन 1 कह रहे हैं हम, दिस इज स्टेशन 2, स्टेशन 2 वांट्स टू ट्रांसमिट बट द मीडियम is busy, right? Yes, sir. So at time T2, station 3 and 4 want to transmit, but the medium is busy. So यहाँ time 2 पे 3 और 4 भी ट्रांसमिट करना चाहते हैं, लेकिन मीडियम अभी भी बिजी है। ठीक है, ओके। फिर टाइम 3 पे स्टेशन 1 फिनिशेस ट्रांसमिशन, ये टाइम 3 आ गया। टाइम 3 पे स्टेशन 1 यानी एक्सेस पॉइंट ने अपनी ट्रांसमिशन कंप्लीट कर ली, ठीक है। फिर T4 स्टेशन 1 रिसीव्स एग फॉर इट्स ट्रांसमिशन, ठीक है। फर्स्ट करें कि इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो ये डाटा था एक्सेस पॉइंट वो स्टेशन 4 को ट्रांसमिट कर रहा था। SIFS ड्यूरेशन इंतजार किया गया और उसके बाद एग ट्रांसमिट कर दी गई और ये 4 के ऊपर ये एग जो है वो एक्सेस पॉइंट को मिल गई, ठीक है। सर जब एक्सेस पॉइंट जो है ना वो डेटा अगर S4 को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो फिर S4 ने क्यों जो है ना वो डेटा ट्रांसमिट करने की कोशिश की थी जब उसे पता है कि वो डेटा रिसीव कर रहा है? मेरा ख्याल है ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अच्छा, एक चीज ये हो सकती है मिसाल के तौर पे कि यानी इसको अगर आप यूं लें फिजिकल सेंस में, तो एक तो ये कि जब आपका रेडियो ऑन है और वो डेटा रिसीव कर रहा है, ठीक है, यू नो दैट द मीडियम इज बिजी। एक चीज ये है कि आप ट्रांसमिट करना शुरू करते हैं, ट्रांसमिशन टेक्स टाइम, माइक्रो सेकेंड्स में ही सही लेकिन वो टाइम लेती है, राइट? इस दौरान बिफोर यू स्टार्ट रिसीविंग एनीथिंग यू कुड ऑल्सो बी अ कैंडिडेट टू ट्रांसमिट समथिंग, राइट? और जब आप वो ट्रांसमिशन की अटेम्प्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि मीडियम बिजी है एंड वेरी सून यू विल आल्सो स्टार्ट रिसीविंग द डेटा। सो दिस इज एक, ये जो सिचुएशन आपके सामने है ये प्योरली हाइपोथेटिकल है, ये एक फर्जी सिचुएशन है। दूसरा, एक लिमिटेड सेंस में ये पॉसिबल भी है, यानी इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ओके। अच्छा, अब T4 पे स्टेशन 1 सर पॉसिबल, एक्सक्यूज मी सर, जी सर पॉसिबल तो तब होगी ना जब वो डेटा ट्रांसमिट उस टाइम पे करना स्टार्ट करेगा, ये उससे जस्ट पहले ट्रांसमिट, ये तो ऑलरेडी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ना पहले, और इसमें उसे पता भी होता है कि कितना डेटा आना है, ऑलरेडी टाइम रिजर्व किया हुआ है, क्योंकि वो एक्नॉलेज होता है ना। नहीं देखिए, जो इस केस में आप कह रहे हैं डेटा उसकी तरफ आना, यस इन दैट सेंस यू आर राइट, ठीक है। उसको डेटा इसकी तरफ अगर ट्रांसमिट करना है और अगर हम ये अज्यूम करें कि उन्होंने अपने नैव्स सेट किए हुए हैं तो उसके मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए, यस सर, राइट? यानी RTS CTS मैकेनिज्म को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसके मुताबिक स्टेशन 4 को इस बात से अवेयर होना चाहिए कि दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, इवन इस सेंस में वैसे अगर आप बात करें तो मिसाल के तौर पे अगर S2 और S3 हैं तो उनको भी अवेयर होना चाहिए, बिकॉज लाइक अगर वो इसी रेंज में है और इसकी डेटा ट्रांसमिशन को वो सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना जो वेक्टर है उसको उस वक्त सेट किया होगा। अच्छा, एक और चीज ये हो सकती है कि जो पावर मैनेजमेंट के मैकेनिज्म्स हैं समटाइम्स वो इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं कि एक नोड जो है उसने अपना ट्रांसीवर ऑफ किया हुआ है, ओके सर। सो मतलब किसी वजह से, आमतौर पे वाईफाई में ऐसा नहीं होता लेकिन जो बाकी प्रोटोकॉल्स हैं जो बैटरी बेस्ड होते हैं उनमें समटाइम्स ऐसा पॉसिबल होता है। सर ऐसा हो सकता है, सर ऐसे हो सकता है कि डिटेक्शन अकर हुई हो उस वजह से डेटा दोबारा ट्रांसमिट हो रहा हो और उनको ना पता हो। नहीं, वैसे जो ये वाईफाई की सिचुएशन है इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें स्टेशन 2 स्टेशन 3 स्टेशन 4 सबको पता होना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर हम इनको ये लेवरेज दे दें तो हम चीजों को बहुत ज्यादा बेजा गंभीर कर देंगे। सो आप इसे सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के तौर पे लीजिए, राइट? ओके, यानी बेसिकली यहाँ पर्पस ये है कि हम ये डेमोन्स्ट्रेट करें कि बैक ऑफ टाइम कैसे काम करता है, कंटेंशन विंडो के अंदर से जो चीज हम चूज करते हैं, RTS CTS मैकेनिज्म्स के अंदर जो टाइम स्लॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे काम कर रही होती है। दैट्स द हॉलमार्क ऑफ दिस एग्जांपल। सर ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं होंगे? जब मीडियम बिजी होगा तो वो डेटा कहाँ जाएगा?
थ्री वो फोर तो वाला। देखिए, वो डेटा मैं एक स्टेशन हूँ, मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है और मीडियम फ्री नहीं है, तो मैं वो डेटा ट्रांसमिट नहीं करूंगा ना। और फर्स्ट के आंसर इस तरह हो कि हमने यहाँ से डाटा मतलब भेज दिया है और वहां से रिसीवर रिसीव करने के कंडीशन में नहीं है, तो फिर वो डाटा कहाँ जाएगा? लॉस हो जाएगा, PSM डेटा में लॉस हो जा रहा है जी। सर अगर कंटेंशन अगर हुई है तो जो डेटा पहले ट्रांसमिट हो रहा होगा वो भी लॉस हो जाएगा क्या? नहीं, यानी जो आप ये कह रहे हैं कि अब इस वक्त लाइक स्टेशन 2 ट्रांसमिट करना चाहता है और पहले से ट्रांसमिशन हो रही है तो ये लॉस हो जाएगा, इज इट व्हाट यू आर सेइंग? यस सर। नहीं, मतलब जो पैकेट उस टाइम पे ट्रांसमिट होने की कोशिश कर रहे हैं वो भी दोनों ट्रांसमिट होने की अगर कोशिश करेंगे तो दोनों लॉस होंगे ना सर? देखिए, जब हम कैरियर सेंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो कैरियर सेंस परफॉर्म करने का मतलब ये होता है कि पहले हम मीडियम को देखें कि मीडियम पे कोई चीज ट्रैवल तो नहीं कर रही। अगर मीडियम पे कोई चीज ट्रैवल कर रही है तो हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे। ओके सर, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें फिर हमने जब हिडन टर्मिनल और टर्मिनल प्रॉब्लम को देखा था तो उसमें हमने फिर एक और चीज ऐड कर दी थी, वो थी 4-वे हैंडशेक, कि आप RTS CTS ट्रांसमिट करेंगे। तो इंट्यूटिवली जब आप RTS ट्रांसमिट करते हैं तो RTS की रेंज के अंदर जितने भी स्टेशन होते हैं वो अपना नैव सेट कर लेते हैं। ओके सर, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि उनको उस वक्त ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज है कि उनको ट्रांसमिट इस वक्त नहीं करना, फेयर इनफ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनके पास डेटा ही नहीं है ट्रांसमिट करने के लिए। ओके सर। डेटा तो उनके पास हो सकता है ना, वो क्यू अप तो हो सकते हैं ना कि हमें ट्रांसमिट करना है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, में सब स्टेशंस ने जो अपना बैक ऑफ काउंट जो है वो मतलब रैंडम जो है फिर उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, अगर सबकी वैल्यू सेम होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी दो की वैल्यू सेम होती हैं जी 2 होती हैं, तो फिर उनके दरमियान कोलिजन हो सकती थी अगर वो एक ही टाइम पे। जी बिल्कुल। बेसिकली हम रैंडम बैक ऑफ रखना ही इसलिए चाहते हैं ताकि इस बात का इम्कान कम हो सके कि कोलिजन ना हो। लेकिन रैंडम का मतलब बहरहाल रैंडम होता है और इस बात का इम्कान एलिमिनेट नहीं किया जा सकता कि कोलिजन नहीं होगी। इट कैन स्टिल हैपन, हम सिर्फ चांसेस मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि ना हो। तो सर फिर हम यहाँ पर तो कोलिजन अवॉइडेंस वाला मैकेनिज्म भी तो यूज कर सकते हैं ना? वो तो कर रहे हैं, ठीक है, कोलिजन अवॉइडेंस तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सर, फिर तो कोलिजन के चांसेस कम होने चाहिए ना? जी आपको यहाँ वैसे कोलिजन कहीं एग्जाम्पल में दिखाई नहीं गई, हमने कोलिजन को अवॉइड किया है यहाँ पे। वो सिचुएशन एक अलग हो सकती है जहां कोलिजन बहरहाल हो भी दिखाई भी जा सकती है। यहां भी हम बता सकते हैं कि देखें अगर ऐसा होता तो कोलिजन हो जाती। ओके, अच्छा, अब टाइम T4 पे स्टेशन 1 रिसीव्स एक्ट फॉर इट्स ट्रांसमिशन। ठीक है, ये टाइम T4 है। माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज अपना, माइक किसी का ऑन है तो ऑफ कर दें प्लीज। ओके, सो टाइम T4 पे स्टेशन 1 रिसीव्स एक्ट फॉर इट्स ट्रांसमिशन। स्टेशन 4 ने एक्ट ट्रांसमिट की यहां पे। अब जब ये एक्ट ट्रांसमिट करेगा तो उसमें नैव कितना सेट किया जाएगा? 1, यानी ये एक्ट ये बता रही होगी कि एक टाइम स्लॉट के लिए, ठीक है, जो मीडियम है वो बिजी रहेगा। तो तमाम नोड्स जो है मिसाल के तौर पे 2, 3, 4 तीनों नोड्स डाटा ट्रांसमिट करना चाहती हैं तो वो तीनों अपना नैव सेट कर लेंगी to 1 कि जी एक टाइम स्लॉट के लिए तो हमें खामोश रहना है। ठीक है, अच्छा, अब टाइम T5 मीडियम बिकम्स फ्री। अब यहां पे ये खत्म हो गया काम और मीडियम फ्री हो गया। अब 3 नोड्स हैं जो ट्रांसमिट करना चाहती हैं, स्टेशन 2, स्टेशन 3 एंड स्टेशन 4। अब चूंकि आप DCF मोड में काम कर रहे हैं तो तीनों नोड्स DIFS अमाउंट ऑफ टाइम इंतजार करेंगी। स्टेशन 2 भी इतना इंतजार करेगा, स्टेशन 3 भी इतना इंतजार करेगा और स्टेशन 4 भी इतना इंतजार करेगा। DIFS अमाउंट ऑफ टाइम के बाद अब आपको नजर आएगा कि रैंडम बैक ऑफ की क्या अहमियत है। अगर सब ने DIFS के बाद बोल पढ़ना है तो फिर तो डेफिनेट कोलिजन है, तो सब ने अपना एक रैंडम बैक ऑफ चूज किया होता है। ठीक है,
सर फर्ज यहाँ पे हम करें प्रायोरिटी फ्रेम्स को यूज कर सकते हैं, जैसे अब हमारे पास 3 इकट्ठे आ गए हैं 2, 3, 4 वाले, तो यहाँ पे प्रायोरिटी फ्रेम्स नहीं हम यूज करेंगे? तो देखिए, मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल में ये बताया था कि ये जो सुपर फ्रेम है ये इंडिकेट करता है, जो बीकन फ्रेम एक्सेस पॉइंट ट्रांसमिट करता है वो उसमें दोनों पीरियड्स इंडिकेट कर देता है कि आप पीसीएफ मोड में होंगे इतने टाइम के लिए और आप डीसीएफ मोड में होंगे इतने टाइम के लिए। पीसीएफ मोड और तरीके से काम करता है, डीसीएफ मोड और तरीके से काम करता है। इस वक्त जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो डीसीएफ मोड की है, पीसीएफ की नहीं है। ऐसा नहीं होता कि अच्छा ये हो गया तो चलो पीसीएफ पे चले जाएं, ठीक है? ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है जो पहले से तय होती है। ठीक है सर। ओके, अच्छा अब यहां पे आप देखिए कि ये अब आप एक रैंडम बैक ऑफ टाइम जो है आप इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहां पे आपको नजर आ रहा है कि डीआईएफएस के बाद ये बैक ऑफ टाइम इसने इंतजार किया, ये बैक ऑफ टाइम इसने इंतजार किया। अच्छा अब यहां पे हम ये कहते हैं कि मीडियम फ्री हुआ टाइम 8 पे, जब डीआईएफएस का ड्यूरेशन चूंकि 3 स्लॉट्स था तो टाइम 8 पे डीआईएफएस एक्सपायर्स। स्टेशन 2, 3 and 4 ड्रॉ बैक ऑफ काउंट बिटवीन 0 and 5। फर्ज करें कि वो बैक ऑफ काउंट अपना जो है वो रैंडमली 0 और 5 की रेंज से ड्रॉ करते हैं। हम फर्ज करते हैं कि स्टेशन 2 ने 3 टाइम स्लॉट्स, स्टेशन 3 ने 1 टाइम स्लॉट और स्टेशन 4 ने 2 टाइम स्लॉट्स अपना रैंडम बैक ऑफ चूज किया, राइट? अगेन दीज आर हाइपोथेटिकल फिगर्स। तो स्टेशन जब डीआईएफएस अमाउंट ऑफ टाइम तीनों इंतजार कर चुकेंगे तो उनके बाद उनका रैंडम बैक ऑफ स्टार्ट होगा, ठीक है? स्टेशन 2 ने 3 स्लॉट्स चुनी थी, 1 स्लॉट पूरी हुई। स्टेशन 3 ने